आज हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पे चलेंगे। कॉपी निकालिए, किताब निकालिए और लिखिए। हेडिंग लाइन दीजिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सेकंड चैप्टर। हाँ, सेकेंड चैप्टर। आ गया, चलिए। रुक जाइए सर। चलिए, लिख लिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यस सर। आज इंग्लिश पढ़ाएंगे। हाँ, आज शुक्रवार नहीं है। देखिए, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपके सिलेबस का सेकेंड चैप्टर पोएट्री सेक्शन का है, समझ गए। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये भी चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। किताब है ना सबके पास? हाँ, लिखिए सेकेंड चैप्टर, हेडिंग लाइन दीजिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देख भैया, इनको लिखा किसने है? वाल्ट विटमैन, समझ गए। वाल्ट विटमैन। 1800 आप बैठ जाइए ना जी, हम लिखा रहे, बैठो बैठो। 1892। हाँ, और आप लोग हल्ला नहीं करिए, शांति से सुनिए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा कौन है? वाल्ट विटमैन, जिसका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1819 में, और 1892 में इनका क्या हो गया? देहांत। तो लोग बात करोगे तो कैसे सुनोगे बताओ? अब ध्यान से सुनिए, इसका जन्म तिथि इम्पोर्टेंट है, याद कैसे रखना है वो ध्यान दो। आपको पता है कि वाल्ट विटमैन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1819। क्लियर हो गया बात? अब 1819 में जब इनका जन्म हुआ तो इनको पलटा दो, 9 को इधर कर दो, 1 इसमें जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 1892। यानी 19 को पलटाओगे तो क्या हो जाएगा? 91, 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 92। तो कहने का मतलब है कि 1819 में इनका जन्म हुआ और देहांत कब हो गया? 1892 में। तो इसका जो जन्मदिन है वो इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा किसने है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है वाल्ट विटमैन, ठीक है। पहला पॉइंट इसका लिखिए, ही वाज कॉल्ड द, लिखो, ही वाज कॉल्ड द, CALLED, कॉल्ड, he was called the, he was called the people's poet, PEOPL apostrophe S, people's poet, he was called the people's poet। पीपल का स्पेलिंग क्या है? PEOPLE, पीपल्स, POET, पोएट। इसका मतलब हुआ, पहला पॉइंट यही ध्यान रखिएगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो लिखा है वाल्ट विटमैन, उन्हें कौन से कवि कहा जाता है? पीपल्स पोएट, यानी लोगों के कवि। पहला पॉइंट ध्यान रहेगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। उनके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए, ही बिगन working, BEGAN, began working, he began working as carpenter before his 12th birthday, carpenter before his
12th बर्थडे, TWELPTH FTH, 12th बर्थडे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बचपन से कौन सा काम करते थे? कारपेंटर का। कारपेंटर मतलब क्या होता है? बढ़ई। क्या होता है? बढ़ई। यानी 12 साल की उम्र से पहले उसका जो काम था वो किनका था? कारपेंटर का। समझ गए? वो काम क्या करते थे? कारपेंटर का, बढ़ई का। और जब 12th वर्ष बीता उनके बाद दूसरा काम किया। समझ गए? तो 12th बर्थडे से पहले कह सकते हो कि बचपन से ही ये क्या थे? कारपेंटर। समझ में आ गया? तो 12 वर्ष की उम्र में ये कौन सा काम करते थे? कारपेंटर। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? तो वाल्ट व्हिटमैन को पीपल्स प्लेयर कहा जाता है। दूसरी पॉइंट, वाल्ट व्हिटमैन क्या थे पेशे से? कारपेंटर, 12 वर्ष से पहले। सर एफ लीजिए 12th होता है TWELPTH। ठीक है। उनके बाद ध्यान रखिएगा, तीसरा पॉइंट लिखिए, ही ऑल्सो वर्कड एज ए प्रिंटर। ही ऑल्सो वर्कड एज ए प्रिंटर, टीचर, प्रिंटर, टीचर, कोमा एडिटर, एडिटर एंड वॉलंटियर नर्स, एंड वॉलंटियर नर्स, वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार। ये पॉइंट को भी समझना काफी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान डालना चाहिए, क्या लिखा है कि ही ऑल्सो वर्क एज ए प्रिंटर, टीचर, एडिटर, वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग सिविल वार। ध्यान से सुनिएगा इन पॉइंट को। 12 वर्ष से पहले वो एक कारपेंटर थे। उसके बाद वो छपैया का भी काम करते थे, यानी छापने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रिंटर। टीचर जो पढ़ाने वाले होते हैं, जैसे हम अभी हैं। और एडिटर जो कोई भी चीजों को एडिट करता है, बनाता है, एडिंग करता है, घटाता है, जो भी है। उनके बाद वॉलंटियर नर्स इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछेगा, एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन ऐसे कवि है जिन्हें वॉलंटियर नर्स के रूप में माना जाता है, तो वो है वाल्ट व्हिटमैन। अब कोई जो उठता है सर वॉलंटियर नर्स क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि वॉलंटियर नर्स वो व्यक्ति होता है जो बिना कुछ लिए फ्री में किसी का सेवा करता है। एक सिविल वार हुआ था, क्या हुआ था? सिविल वार। उसके दौरान इन्होंने कई सारे निहत्थे लोगों को मदद किया था, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? वॉलंटियर नर्स। बात समझ में आ गया? तो वॉलंटियर नर्स वो व्यक्ति होते हैं जो बिना कुछ अपेक्षा के आपकी मदद करते हुए भी फ्री में। बात समझ में आ गया? 3 पॉइंट तक कोई दिक्कत है? एंड द नेक्स्ट 4th पॉइंट, चौथा पे याद देखो, व्हिटमैन्स पोएट्री। व्हिटमैन्स पोएट्री, WHIT, विट MANS, व्हिटमैन्स पोएट्री, व्हिटमैन्स पोएट्री, हाँ WHIT, व्हिटमैन्स पोएट्री, all of which is collected of 12 poems, 12 poems in leaves of grass, in leaves of grass, in leaves of grass is known as known for its free rhythm,
फ्री रिदम, RHYTHMS, फ्री रिदम्स एंड लेक ऑफ राइम, लेक ऑफ राइम लिख लिए। अब इस पॉइंट को जरा सा गौर फरमाइएगा। क्या कहा गया है कि विटमैन्स का जो पोएट्री है, विटमैन्स का जो पोएट्री है वो कलेक्टेड है। कितने कविता का संग्रह है? 12 कविता की। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि विटमैन्स का जो पोएट्री है वो कितने कविता के संग्रह है। तो आंसर में रहेगा 10, 11, 12, 13। क्या दोगे? 12। और उस कविता का जो संकलन है उसका नाम है लिप्स ऑफ ग्रास। वेरी वेरी, जहां कहो उतना कम है, उतना इंपोर्टेंट है ये। और ये लिप्स ऑफ ग्रास में कितने कविता थे? 12, समझ गए। और उसका नाम, जो संकलन का नाम है वो है लिप्स ऑफ ग्रास। इसे जाना जाता है, इज नोन फॉर, किसके लिए जाना जाता है? तो फ्री रिदम। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है, सर रिदम क्या होता है? लेक ऑफ राइम, लेक ऑफ राइम, राइम की कमी। अब यहां रिदम और राइम में अंतर समझो। जैसे आप मान लीजिए कोई गाना गा रहे हो, कोई भी गाना गा रहे हो, तो आपके और अरिजीत सिंह में क्या अंतर है? आप जो गाओगे कोई भी गाना, तो गाना अच्छा रहेगा, लेकिन आपका गला खराब होने की वजह से लगेगा कौआ गा रहा है। नहीं, लेकिन क्योंकि आपके अंदर वो सुर नहीं है, वो ताल आप बैठा नहीं पा रहे हो, आपके पास नॉलेज की कमी है। दैट इज कॉल्ड यू हैव नो रिदम। इसी को कहते हैं आपके पास रिदम नहीं है। लगेगा कि काला कौआ कर रहा है, अच्छा गाना भी गाओगे तो भी, गाना तो अच्छा है लेकिन तेरा ही रिदम खराब। लेकिन एक कहानी दे दो, एक कहानी दे दो जबकि गाना नहीं है, और अरिजीत सिंह को दे दो, ये बड़ा सुंदर से गाएगा। क्या कहेगा? एक राम था। अब जो भी हो, मतलब उनकी जो भी हो, कहानी भी सुनाएगा तो ऐसा लगेगा कि भाई उसमें रिदम है। क्या उसमें रिदम है? तो जिस व्यक्ति के पास रिदम ना हो, वो व्यक्ति अगर गाना गाए तो कैसा लगेगा? लगेगा कौआ कर रहा है। समझ गया? अब कौआ भी बन गया है, देखो इतना स्मार्ट है। और उनके बाद राइम सुनो। राइम, राइम क्या होता है? राइम बड़ा ही सुंदर शब्द मैं समझा रहा हूं। आप लोग सुने होंगे बचपन में, मछली जल की जीवन उसकी, हाथ लगाओ डर जाएगी, अब हाथ निकालो मर जाएगी। अब देखो, इसको तुम गाओगे, इसको तुम गाओगे तो क्या गाओगे? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। समझ गए? ऐसे गा दोगे। लेकिन अरिजीत सिंह जो गाएगा बड़ा स्लो स्लो, मछली जल की रानी है, पता नहीं आप कैसे गाता है, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन आपने एक चीज देखा कि इस वर्ड का, इस दोनों वर्ड का, रानी का भी नी, पानी का भी नी समान है, बराबर है ना जी? दोनों का बोली जो है वो क्या है? समान है। इसी को हम लोग कहते हैं राइम। इसी को क्या कहते हैं? राइम। अब कैसे कहते हैं राइम वो ध्यान दो। अगर इसको हम ए मानेंगे तो इसका मिलन इनके साथ हो रहा है, इसको भी ए मानेंगे, ये ए राइम हो गया। अब देखिए, जाएगी जाएगी, तो दोनों तो वर्ड भी सेम हो गया। और इसका भी गी देखो, इसका भी गी देखो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो अंतिम प्रोनाउंसिएशन किसी दो शब्द का अगर मिल रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? राइम। अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा? बी। राइम स्कीम समझ में आ गया? सर लिखवा दो। क्या लिखवा दे? नो सर, ये लिख लो अपना अपना हिसाब से, समझ में आ जाने से। वैसे कविता में आएगा तो मैं बता दूंगा, सुनिए। राइम का डेफिनेशन लिखो, द लास्ट, लिख लो, तू लोग भी लिखिए लो, लिखो द लास्ट साउंड, द लास्ट साउंड of any two or three words are the same
इज कॉल्ड राइम, इज कॉल्ड राइम। बात समझ में आ गया? रिदम तो भाई फीलिंग की चीज है कि नहीं? वो फीलिंग की चीज है। आपके अंदर अगर वो चीज है, लय सुर है, तो आप अच्छा से गा सकते हो। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो अब इसकी बात मैं कर रहा हूं, सुनिए, अब इनकी बात मैं कर रहा हूं कि इसके कविता में लेख मतलब होता है कमी। लेख मतलब क्या होता है? कमी। इसके कविता में राइम का भी कमी था और रिदम का भी कमी था। राइम का भी कमी था और रिदम का भी कमी था, फिर भी इनके कविता सुपरहिट हुए पूरे अमेरिका। अब समझ सकते हो, ये ना अरिजीत सिंह था और ना ही ये रामधारी सिंह दिनकर था राइटर, फिर भी इनके कविता बड़ा ही सुंदर था, बिना रिदम का और बिना राइम का। सीधा समझ सकते हो ये महान कवि थे अपने आप, जिसके अंदर ना सुर था, ना ताल था और ना ही राइम था, फिर भी इनके कविता फेमस था। इनकी कविता में कौन सा फेमस था? संकलम लिव्स ऑफ ग्रास। लगभग 2-3 बार पूछा गया। अगला पॉइंट लिखिए, 5वां पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ। 5वां पॉइंट लिखिए, इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, इट वॉज ओनली after his death that he could win, that he could, C-O-U-L-D, could, that he could win, W-I-N, win, appreciation, A-P-P-R-E-C-I-A-T-I-O-N, appreciation, could win, W-I-N, win, appreciation, could win appreciation in America, in America, I-N, in America, in America। आप मोबाइल में नोट्स देख रहे हैं तो उसको बंद कीजिए, मोबाइल को 100% फोकस कीजिए, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का सवाल है। और इसके बाद इतना डिटेल में मैं दोबारा लेसन नहीं पलटाऊंगा, ना कोई टीचर पलटाएगा, सिर्फ रिवीजन होगी रिवीजन जैसे। इसलिए फर्स्ट इज द लास्ट, सीधा सुनिए। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जो नहीं पढ़ रहा है उनको तो तकलीफ होगा बाद में खूब, क्योंकि मैं रिवीजन कराऊंगा। इसलिए ध्यान से इस बातों को सुनिएगा। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका। इतना लिख लिए। फॉर हिज ओरिजिनल, ORIGINAL, फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव, ओरिजिनल एंड इनोवेटिव, ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन, डबल एस आई होगा, हाँ ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, फुल स्टॉप। यहां पर कुछ शब्द है आपको जो आपको काफी ध्यान देने योग्य बात है। एक है एप्रिसिएशन, मतलब होता है प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा। आप ध्यान से एक चीज सुनिए, अभी कोई व्यक्ति जब जिंदगी में कुछ अच्छा करता है तो लोग उन्हें बुरा कहता है, लेकिन जब वो व्यक्ति मर जाता है तो उसी व्यक्ति के मुंह से निकलता है, आय हाय हाय कितना सुंदर लोग, एक के दिन हमसे झगड़ा हुआ लेकिन मारपीट नहीं किया, बड़ा सुंदर व्यक्ति थे लोग, मुझे पछतावा भी आ रहा। ऐसा सुने होंगे। जब मर जाता है लोग तब उसका प्रशंसा करता है। वाल्ट व्हिटमैन के साथ ऐसे ही कुछ हुआ। क्या कहता है? इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन, जीत सका क्या? एप्रिसिएशन, प्रशंसा जीत सका
इन अमेरिका। कहाँ? अमेरिका। इनसे पता चलता है ये व्हाइट वुडमैन कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले। फॉर हिज ओरिजिनल, ये जो भी लिखता था ओरिजिनल होता था, डुप्लीकेट नहीं लिखते थे, ओरिजिनल एंड इनोवेटिव, अंदर से निकली हुई आवाज। एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है लोग, और अमेरिकन तो जानते ही है, अमेरिका के लोगों का जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था उनको लिखने का काम किसने किया? विटमैन, यानी व्हाइट विटमैन। यहां तक समझ गए? कोई इसमें दुख तकलीफ है? इसका मतलब है सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ, खुद का गाना। मैं उसका चर्चा मैं अभी कर रहा हूं, सब कर रहा हूं, वो पोएम में होगी। छठा पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 लिखिए, हिज इंपोर्टेंट वर्क्स, हिज इंपोर्टेंट वर्क्स, हिज इंपोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, स्पेलिंग गलत नहीं लिखिएगा ना, ये पूछ लीजिएगा। इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास, कोस्ट में लिखिएगा 1855। लीव्स ऑफ ग्रास इन्होंने 1855 में रचना किया, पब्लिश कराया। एंड ड्रम टैप्स, इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास, यही लीव्स ऑफ ग्रास 1855। एंड ड्रम, DRUM, ड्रम टैप्स, ड्रम टैप्स 1866, ड्रम टैप्स 1866। ध्यान रखिएगा, ड्रम टैप्स पूछे, लीव्स ऑफ ग्रास पूछे, ये व्हाइट विटमैन ने ही लिखा, जो सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ आपकी कविता में है। समझ में आ गया बात? Yes, sir. और कितने में रचना किया? 1866 में। ये था लास्ट पॉइंट किनका? व्हाइट विटमैन का। इसका मतलब सुनिए कि ये जो इनका जो इंपोर्टेंट वर्क्स है, इंपोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण वर्क जो उन्होंने लिखा, उसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, जो 1855 में रचना किया गया। एग्जाम में पूछ सकता है, ये भी पूछता है। और ड्रम टैप्स 1866 में, यानी कि इसमें एक जोड़ दीजिएगा 56 और 10 साल बाद इन्होंने इसकी रचना की। तो इसका जन्म, इसमें 4 तिथि याद रखना है। जन्म इसका हुआ 1819 में, देहांत हो गया 1800, इसको पलटा दीजिए 91 प्लस 92, उनके बाद आप 1855 ध्यान रखिएगा, एक जोड़ करके फिर 10 साल जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 1866। 1866 में ड्रम टैप्स, 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास, 1819 में जन्म और 1892 में का ध्यान। बात समझ गए? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब कविता की ओर चलते हैं, ध्यान से कविता को देखिए। कविता का पहला स्टेंजा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जैसे इन्होंने कहा कि सर सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ का मतलब क्या होता है? सॉन्ग का मतलब गाना, माय सेल्फ मतलब खुद का। आज जो है कवि बड़ा सुंदर बात कहेंगे, आप सुनिएगा गौर से। कवि कहते हैं कि ऑल आर वन, सब एक है, हम लोग अलग नहीं है। वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे डिफरेंट है ही नहीं। और इसका जीता जागता प्रूफ इस कविता में बताया गया। कवि फर्स्ट स्टेंजा बोलते हुए, लिखते हुए कहते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मतलब मैं खुद में गाना गाता हूं, मैं खुद में समारोह मनाता हूं, ठीक है। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, क्यों ऐसा? क्योंकि जो मैं मानता हूं, एज्यूम मतलब मानना, यू शैल एज्यूम, तू भी मानता होगा। तुम, यहां हम कहेंगे लैपटॉप है, तू क्या कहेगा इसको? लैपटॉप ही। तो जो मैं मानता हूं आप भी मानता है, और जो आप मानते हो वो मैं भी मानता। तो इसका मतलब मैं अगर गाना गा रहा हूं, मैं खुशियां मना रहा हूं, मैं सेलिब्रेशन कर रहा हूं, तो आप भी करते हो, क्योंकि हम सब अलग नहीं है। क्यों नहीं अलग है? क्योंकि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, क्योंकि जितने भी जो एटम है हमारे शरीर में, कतरा है। अब बताइए, मेरे पास एक नाक है, आपके पास 4 है क्या? एक ही है।
तो जितने भी एटम तुम्हारे शरीर में है, सारे एटम मेरे शरीर में भी है। तो एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज बिलोंग्स टू यू। जिस प्रकार मुझसे संबंध रखता है सारे शरीर का कतरा, उसी प्रकार आपसे भी वही कतरा संबंध रखता है, मतलब वही कतरा आप में भी है। समझ गए? कभी कभी आई लूफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं भ्रमण करता हूं और अपने आत्मा को इनवाइट करता हूं, आमंत्रण करता हूं। आई लीन एंड लोफ, लीन का मतलब होता है मैं लेट जाता हूं, मैं एट माई ईज, अपने टहनी पे आसानी पूर्वक लेट जाता हूं और जंगल में जाकर के या घास पर जाकर के ऑब्जर्व करता हूं। ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। स्पीयर मतलब होता है वो जो घास का ऊपरी भाग होती है, नोकीली सी भाग, उसे स्पीयर कहते हैं। और स्पीयर ऑफ समर ग्रास, वो जो गर्मी वाली घास है उसमें जो नोकीली निकली हुई होती है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। कब? जब हम भ्रमण करना निकलते हैं, जब हम भ्रमण करते हैं, जब हम उस घास पे लेटते हैं। माई टंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरा जीव, मेरा खून का हर एक कतरा, फॉर्म फ्रॉम दिस सोइल, इसी मिट्टी से बना है। दिस एयर, इसी हवा से बना है। बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मतलब मैं जिस माता पिता से जन्म लिया, बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, वो भी किसी माता पिता जन्म लिया होगा और मेरे माता पिता, उनके माता पिता सब सेम है। इतना ही नहीं, एंड देयर पेरेंट्स द सेम, अपने माता पिता के, उनके माता पिता के, उनके माता पिता सब इसी मिट्टी, इसी हवा से बना है, इसीलिए सब क्या है? सेम है। हम लोग डिफरेंट कहां है? कभी फिर कहते हैं आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, मैं अभी 37 वर्ष का हूं। और ये कई बार एग्जाम पूछा गया है, कभी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कितने वर्ष की बात कर रहा है? तो 37 वर्ष का। कभी अभी 37 वर्ष का है, इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और अभी ही उसका जो है क्या बिगिन हुआ है? हेल्थ, स्वस्थ शुरू ही हुआ है। और हम लोग अभी युवा अवस्था में लग रहे बूढ़े हो गए, ऐसा कभी दावा करते हैं। और होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, कभी दावा करते हैं, आशा करते हैं कि मृत्यु दम तक ये सीज नहीं होगा, यानी कि खराब नहीं होगी। फिर कभी कहते हैं क्रीड्स एंड स्कूल्स, धर्म और पंथ, धर्म और पंथ इन ओबियंस, मैं भुला देना चाहता हूं। मान्यता एवं विचारधाराएं को विस्तृत भूलकर कुछ क्षण पूर्व विश्राम में मैं जाना चाहता हूं। ये जो धर्म मुरम जो भी है, ये सब को भुला देना चाहता हूं। रिटायरिंग बैक ए वाइल्ड सफिस्ट एट व्हाट दे आर, लेकिन ये सब इतना हो गया है इस देश में, इस दुनिया में, बट नेवर फॉरगेट, इसे भुलाया नहीं जा सकता। ये इतना हो गया कि इसे भुलाया नहीं जा सकता। वे जो है जो पर्याप्त है, परंतु अविस्मरणीय है, स्मरण योग्य है, इसे कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता। अपने धर्म को कोई भूल सकता है जी? इतना ज्यादा हो गया है कि भुलाया नहीं जा सकता। कभी लास्ट स्टेंजा में कहते हैं आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं दोनों में विश्वास करता हूं, मैं दोनों में आस्था रखता हूं, अच्छाई में भी और बुराई में भी। इसीलिए आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार, मुझे परमिट है, मुझे अधिकार है प्रत्येक खतरा पर बोलने की, प्रत्येक खतरा पर बोलने के अधिकार है, क्योंकि मैं रहता हूं नेचर में, वो भी ऐसा नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। उसको कोई चेक नहीं करता, हमेशा नेचर ओरिजिनल एनर्जी ही देता है कि नहीं देता है? इसीलिए हम सब क्या है? एक है। नेचर के पास रहिए, नेचर कभी भी धोखा नहीं। कोई किसी को देखा है आम का पेड़ लगाया हो, उसमें लीची फरता हो? नहीं ना ऐसा। इसीलिए नेचर के साथ रहेंगे, संगत के साथ रहेंगे, अच्छा संगत होगा। कभी यहाँ नेचर के साथ रहता है, नेचर की तरफ प्रकृति भी होगा। ये था इनका क्या है? कविता। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है बताओ?